पॉलिटी की क्लास में यानी संविधान की क्लास में जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो संसद के बारे में हम जान रहे थे। संसद के बारे में हमने संसद की विधायिकी प्रक्रिया जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसके बारे में हमने जाना, और उसमें भी हमने विधेयकों के बारे में हम पढ़ रहे थे यानी बिल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, हम जानेंगे अगला जो हमारा बिल है वो है धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में जानेंगे। धन विधेयक एग्जाम में बहुत बार इसका प्रश्न आता है कि धन विधेयक के से संबंधित जो प्रश्न है वो 2-3 तरह के आते हैं। उन प्रश्नों को दृष्टिकोण में रखते हुए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जानिए धन विधेयक क्या होता है। देखिए, एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है धन विधेयक। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और आर्टिकल 117 क्लॉज 2। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया, यानी जो वित्त से संबंधित विधेयक होगा उस विधेयक को हम क्या करेंगे, वित्त विधेयक कहेंगे। और धन विधेयक भी वित्त विधेयक से सम्मिलित होता है, संबंधित होता है। लेकिन बात यहाँ पर है कि ये अलग अलग कैसे हो जाता है, ये अलग अलग कैसे हो जाता है। देखिए, धन विधेयक की परिभाषा और प्रोसेस देखिए, ये है वित्त विधेयक और ये है धन विधेयक, मनी बिल। तो यहां पे कहने का सिर्फ एक मतलब है इस डायग्राम से कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक तो हो सकता है, होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ध्यान समझिए, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। दोनों में अंतर समझ में आया? चलिए अब इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 110 और अनुच्छेद 109, ये दो आर्टिकल हमारे पास, हमने वो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 110 और 109। देखिए, 110 जो आर्टिकल है वो है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक होता क्या है? प्रत्येक वह विधेयक जो किसी कर का अधिरोपण, मतलब कर को लगाया जाना, कर को हटाया जाना, भारत सरकार के द्वारा जो उधार लिए जाते हैं उनसे संबंधित, इन सभी चीजों से जो संबंधित विधेयक है वो धन विधेयक है, जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में है। अब प्रश्न जब आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में धन विधेयक से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद संविधान में धन विधेयक से संबंधित होगा? आर्टिकल 110 110। अब 109 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 109 क्या बताता है? धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, कि इसे संसद से पारित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह 109 में। तो दो आर्टिकल आप याद रखेंगे बहुत ध्यान से, एक तो 109 और 110, जिसमें 110 आर्टिकल कई बार विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न का स्वरूप यह रहता है कि धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जैसे ही यह प्रश्न आता है तो आप तुरंत वहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन लिखा होगा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
अब इसके बारे में हम जानते हैं, धन विधेयक। तो बच्चा यहां पर क्या है, अनुच्छेद 110 में इसकी क्या है, परिभाषा है। अब विधेयक में क्या होता है, जब भी विधेयक सदन में आता है, जब भी विधेयक सदन में आएगा तो होगा क्या। सबसे पहली बात यह है, बहुत ध्यान से देखिए, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, बात समझ में आई कि जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी तब यह विधेयक सदन में लाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यह विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने पूर्व अनुमति दे दी, तो अनुमति देने के बाद यह कहां आएगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रस्तुत, लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद क्या प्रक्रिया है, लोकसभा में जैसे ये विधेयक प्रस्तुत होगा, अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। किसे प्रमाणित करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, प्रमाणित करता है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, अब लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद ये क्या होता है, पारित होगा। यहां से पारित होके बच्चा कहां जाएगा, जब लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है तो हमारे पास एक ही सदन शेष रह जाता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से, धन विधेयक पर मैंने आपको पहले ही बताया है, लोकसभा की शक्ति ज्यादा है राज्यसभा की तुलना में। अगर हम कहें तुलनात्मक अध्ययन करें कि शक्ति किसके पास ज्यादा है, तो लोकसभा के पास धन विधेयक पर राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्ति है। अब देखो इस शब्द का, इस सेंटेंस का मतलब कैसे प्रूफ होगा, देखिए, लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, पहले मैंने बता दिया कि लोकसभा में प्रस्तुत होगा। दूसरी बात है, राज्यसभा में बच्चा जब ये जाएगा तो इनके पास सिर्फ दो बातें ऑप्शन होंगी, सिर्फ दो चीजें। पहला कि ये संशोधन की मांग करें, संशोधन की मांग कर ले, और दूसरा बिंदु यह है कि यह 14 दिनों तक, कितने, 14 दिनों तक रोक ले। बात समझ, दो ही हैं कि 14 दिनों तक रोक सकते हैं या संशोधन की मांग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं का आगे अर्थ क्या निकलता है, देखिए, संशोधन की मांग और 14 दिनों तक, इतनी ही शक्ति इनके पास है। इन दोनों परिस्थितियों में क्या है, लोकसभा बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है संशोधन के लिए। पहली बात क्लियर हो गई, लोकसभा संशोधन के लिए तो बाध्य नहीं है, कि अगर राज्यसभा कहती है कि आप इसमें संशोधन करिए तो लोकसभा इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि संशोधन ही वो करेगी। और अगला है 14 दिनों वाला पॉइंट, तो 14 दिनों के बाद यह स्वतः ही पारित हो जाएगा। 14 दिनों बाद राज्यसभा से स्वतः ही पारित माना जाएगा। बात समझ में आई। इसीलिए इस बिंदु पर बहुत ध्यान से देखिए, संशोधन की मांग तो आप कर सकते हैं और 14 दिनों तक रोक सकते, इतनी शक्ति तो हमने आपको दी है, लेकिन लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा के द्वारा दिए गए संशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
और दूसरा यह है कि अगर राज्यसभा 14 दिनों तक इन्हें रोक लेती है तब लोकसभा इसे पारित मानेगी 14 दिनों के बाद और यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो पहला बिंदु यह है कि यहां पर आपको याद क्या रखना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। पहला पॉइंट, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इस धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि यह एक धन विधेयक है, ताकि जब ये लोकसभा राज्यसभा में जाए तो राज्यसभा को यह पहले से ज्ञात हो कि यह जो विधेयक आया है यह धन विधेयक है और इस पर धन विधेयक की प्रक्रिया को अपनाया जाना है। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात यह है कि लोग राज्यसभा केवल बच्चा इसको 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों के बाद यह स्वतः ही पारित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की तुलना में अधिक है। किस पर? धन विधेयक पर अधिक है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे देखिए, आगे देखिए। लोकसभा की शक्ति क्या है? राज्यसभा के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। रोक सकती है और बाद में क्या होगा? स्वतः पारित हो जाएगा। 14 दिनों बाद इसको पारित माना जाएगा। ठीक, तो ज्यादा है किसकी? लोकसभा की। अब यहां पर देखिए, जब राज्यसभा के पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, 14 दिनों बाद खुद ही पारित मान लिया जाएगा। भाई बाकी 6 माह तक तो नहीं रोक सकते, बाकी विधेयकों को 6 माह तक रोक सकते हैं, तो जब 14 दिनों तक बाद स्वतः ही पारित हो जाएगा तो लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में क्या गतिरोध की या दोनों सदनों की असहमति की स्थिति बनेगी? बोलिए। ऐसी परिस्थिति में गतिरोध या असहमति की स्थिति बनेगी? नहीं बनेगी। जब ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी तो विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई रीजन ही नहीं बनता, कोई कारण ही नहीं बनता। तो ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नहीं बुलाई जा सकती। बात समझ में आई? धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, पहली बात। दूसरी बात क्या यहां पर है? दूसरी बात है, जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी अनुमति दे देते हैं और इस विधेयक को कभी भी पुनः विचार के लिए वापस नहीं करेंगे। क्या है? राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार हेतु वापस नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व अनुमति दी है ना। तो दो प्रश्न आपके यहां से बने जो इससे प्रश्न आते हैं। पहली बात तो आर्टिकल अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, परिभाषा है, लेकिन एग्जाम में जब भी आता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से धन विधेयक संबंधित है, 110। दूसरी बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है। तीसरी बात यह है कि यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथी बात यह है कि राज्यसभा केवल इसे 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, 14 दिनों के बाद यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? बोलो।
यहां तक क्लियर? तो ये था धन विधेयक। अब आगे वाले विधेयक पर आते हैं। अगला विधेयक कौन सा है? अगला विधेयक है वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। देखिए यहां पर दो प्रकार के विधेयक हैं, एक वित्त विधेयक एक वित्त विधेयक दो। दोनों में समझिए, एक 117(1) जो 117(1) है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और यह जो है वह दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है। प्रस्तुत हो सकता है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई कि लोकसभा में केवल वित्त विधेयक 117(1) प्रस्तुत होगा और वित्त विधेयक 117(2) दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया को समझ लीजिए, बात समझिए। देखिए वित्त विधेयक, हम दो की बात कर रहे हैं और इसी से आप समझेंगे वित्त विधेयक। तो बच्चा वित्त विधेयक अगर 1 है तो अभी हमने बताया ही आपको है। थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वित्त विधेयक हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक? तो वित्त विधेयक बटा 2 कहां पर आएगा? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है वित्त विधेयक। अब लोकसभा जब इसे पारित करेगी, लोकसभा इसे पारित करेगी, कहां पहुंचेगा यह? राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा संशोधन की मांग करे, संशोधन हेतु वापस कर दे। कहां पर? पहले सदन के लिए यानी लोकसभा के लिए, या 6 माह तक रोक ले। ठीक। अगर ये दोनों परिस्थितियां विद्यमान हो रही हैं तो क्या होगा? अगर ये दोनों परिस्थितियां विद्यमान है, संशोधन की मांग करे और संशोधन के लिए पहला सदन यानी लोकसभा ना तैयार हो, अगर लोकसभा संशोधन के लिए ना तैयार हो तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या होती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ठीक। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है और ये भी पारित कर देते हैं तो पारित करने के पास राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनुमति दे देंगे। अनुमति नहीं देंगे या फिर पुनः विचार हेतु वापस। बात समझ में आई? देखिए वित्त विधेयक 2, वित्त विधेयक 1 है, सॉरी 1 है, यहां पर 2 नहीं है, 1। वित्त विधेयक 1 केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास ऑप्शन यह है कि वह संशोधन की मांग के लिए लोकसभा के पास वापस भेजे और अगर लोकसभा नहीं मानती है तो यानी विधेयक पर गतिरोध है, या फिर विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक अपने पास रोक कर रखे, यानी दोनों सदन सहमत नहीं है। जब दोनों सदन उस विधेयक पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या होता है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और बैठक कौन बुलाता है?
राष्ट्रपति बुलाता है। यदि ये राज्यसभा भी इसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है या पुनः विचार हेतु उसे वापस कर सकता है। यह है वित्त विधेयक 1। अब वित्त विधेयक 2 की बात देख लो। सेम कंडीशन है बेटा, बस अंतर इतना है, बस अंतर कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं, बस अंतर इतना है कि यह केवल वित्त विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। बात समझ में आई? ये है वित्त विधेयक। तो हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक 2 प्रकार का है, आर्टिकल 1171, आर्टिकल 1172। आर्टिकल 1171 अनुच्छेद 1171 में, जिसे वित्त विधेयक 1 कहते हैं, वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और जब लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है। राज्यसभा के पास ऑप्शन है, अपने अधिकार हैं, क्या वह संशोधन की मांग करे, और संशोधन की मांग करने के बाद या तो वह 6 माह से अधिक समय तक रोक ले। इन दोनों परिस्थितियों में गतिरोध की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो इस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और अगर राज्यसभा बिना किसी गतिरोध के इसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, और राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, या अनुमति देने से मना कर सकते हैं, या फिर पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये है वित्त विधेयक। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। ये पूरा एक टॉपिक है, आर्टिकल 368, इसमें हम संशोधनों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये अलग से टॉपिक होगा, लेकिन हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं, टॉपिक आया है तो इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या जानते हैं? देखिए, विधेयक है हमारा संविधान संशोधन विधेयक। बहुत ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 मतलब संविधान संशोधन विधेयक। तो पहली बात यहां पर यह है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जब किसी भी सदन में प्रस्तुत किया, जो भी सदन है, मान लो इस सदन में आया तो ये सदन 1 हो गया। जब कह दिया है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, यानी यह दोनों में से कोई एक सदन हो सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है तो निश्चित तौर पर दूसरा सदन राज्यसभा होगा, और अगर यह राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है तो अगला सदन निश्चित रूप से क्या होगा? लोकसभा होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, यहां से पारित होगा ये विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत। आगे हम आपको बताएंगे विशेष बहुमत कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत से जब पारित होगा तो जाएगा कहां पर बेटा? सदन 2 में। सदन 2 में। अगर पहला लोकसभा था तो ये दूसरा राज्यसभा हो जाएगा, अगर पहला राज्यसभा था तो ये लोकसभा हो जाएगा। अब यहां पर कंडीशन देखिए क्या है। संविधान कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। क्या कहता है संविधान? संविधान कहता है कि यह विधेयक जो है दोनों सदनों से
यानी लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों से क्या है, पृथक पृथक पारित होना इसे आवश्यक है, यानी यह विधेयक दोनों सदनों से पृथक रूप से पारित होगा। जब अलग अलग रूप से पारित होना है तो गतिरोध जैसी कोई परिस्थिति नहीं, क्योंकि ये 6 माह से रोक नहीं सकते और ना ही वापस कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि यहां पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। क्या संयुक्त बैठक नहीं होगी? संयुक्त बैठक नहीं। और अगर राज्यसभा इसे पारित कर देता है तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और वह अपनी अनुमति के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए बाध्य है, वह अपनी अनुमति देगा। बात समझ में आई? ये था संविधान संशोधन विधेयक। यहां तक कि किसी भी प्रकार की समस्या? बोलिए। यहां पर चारों विधेयक मैंने आपको बताया, साधारण बताया, धन विधेयक बताया, वित्त विधेयक बताया और संविधान संशोधन विधेयक बताया। ये आर्टिकल्स के रूप में पूछे जाते हैं जो इनके अंतर्गत। अभी ये संविधान संशोधन विधेयक पूरा टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है। उस चैप्टर में आप हर तरीके से जानेंगे क्या प्रक्रिया है, कौन कौन प्रस्तुत होता है, कौन कौन सम्मिलित होता है, कैसा विशेष बहुमत है, कौन कौन से संशोधन अभी तक हुए हैं, 105 संशोधन हुए हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जब यह अध्याय हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। बजट आप जानते होंगे। तो यहां पर हम बजट के बारे में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो बजट क्या है? सबसे पहले बात, बजट है क्या? बजट संसद में कौन रखवाता है, कौन से आर्टिकल में है, क्या इसका तरीका है, क्या इसका प्रोसीजर है पास करने के लिए? तो बजट जैसा शब्द पहली बात तो संविधान में कहीं है नहीं, बजट नहीं है। उसकी जगह पर एक शब्द यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए उस बिंदु को हम पढ़ते हैं ध्यान से। नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसी को कहा जाता है बजट। साधारण बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि यह जो वार्षिक वित्तीय विवरण है या बजट है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला ही प्रश्न यही है। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद बेटा है 112। 112 कौन सा अनुच्छेद है? 112। तो अगर प्रश्न आता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो हम उस अनुच्छेद को 112 कहते हैं, अनुच्छेद 112 कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए, यहां तक कोई समस्या है? चलिए, अब ये है क्या, बताइए, वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या और कौन रखवाता है? तो यहां पर क्या यूज किया जाता है, आप चीज को समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिए। कुछ लाइन लिख रहा हूं, ध्यान समझिए। राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए
सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराया जाता है। क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक